चलिए, आज एक ऐसे जबरदस्त आइडिया की कहानी सुनते हैं। एक ऐसा आइडिया जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। और वो आइडिया है राष्ट्रवाद का। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। सदियों पहले लोगों की वफादारी किसके लिए होती थी? किसी देश के लिए या फिर अपने राजा के लिए? जवाब उस जमाने में बहुत सीधा था, राजा के लिए। एक देश का कॉन्सेप्ट जैसा हम आज समझते हैं वैसा था ही नहीं। तो फिर ये सब बदला कैसे? चलिए इसी सफर पर चलते हैं। देखिए, 1789 से पहले का जो यूरोप था ना, वो आज के यूरोप से बिल्कुल अलग था। वो देशों का नक्शा नहीं, बल्कि समझिए कि राजा महाराजाओं के साम्राज्यों का एक पैबंद था। मतलब किसी की पहचान ये नहीं थी कि वो फ्रेंच है या जर्मन, पहचान थी कि उसका राजा कौन है। सब कुछ पर्सनल था, शासक से जुड़ा हुआ। लेकिन फिर फ्रांस में एक ऐसी क्रांति हुई, एक ऐसा भूचाल आया जिसने एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी आइडिया पैदा किया। और इस आइडिया ने देखते ही देखते पूरे यूरोप में आग लगा दी। ये साल था 1789, फ्रांस की क्रांति। हुआ ये कि लोग अपने राजा लुईस होलेवें से बिल्कुल तंग आ चुके थे और उन्होंने मिलकर एक ऐसा ऐलान किया जो पहले कभी सुना नहीं गया था। उन्होंने कहा कि देश पर शासन करने की असली ताकत राजा के पास नहीं, बल्कि हम यानी देश के आम नागरिकों के हाथों में है। और बस यहीं से सब कुछ बदलने लगा। राजशाही को उखाड़ फेंका गया और सत्ता वो सीधे लोगों के हाथ में आ गई। एक देश की भावना जगाने के लिए नए सिंबल बनाए गए, जैसे कि एक नया झंडा, एक राष्ट्रगान। सबसे बड़ा बदलाव ये था कि अब लोग राजा की प्रजा नहीं थे, बल्कि देश के नागरिक बन गए थे और कानून के सामने सब बराबर। पहली बार एक साझा पहचान, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बन रही थी। और इसी नए आइडिया को नाम दिया गया राष्ट्रवाद। अब ये सिर्फ देश प्रेम नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। राष्ट्रवाद का मतलब है एक ऐसा विश्वास कि जिन लोगों की भाषा, इतिहास, संस्कृति एक जैसी है, वो सब मिलकर एक राष्ट्र हैं। और सबसे जरूरी बात, उस राष्ट्र को अपना शासन करने का पूरा हक है। ये एक कलेक्टिव आइडेंटिटी की फीलिंग है। अब मजे की बात यह है कि इस क्रांतिकारी विचार को फैलाने का काम किसी क्रांतिकारी ने नहीं, बल्कि एक सम्राट ने किया। एक ऐसा जनरल जो खुद सत्ता का भूखा था, नेपोलियन बोनापार्ट। है ना अजीब बात? तो पावर में आते ही नेपोलियन ने एक सिविल कोड लागू किया, जिसे हम नेपोलियन संहिता कहते हैं। इसने फ्रांस की शक्ल ही बदल दी। सबसे पहले तो उसने जन्म के आधार पर मिलने वाले सारे स्पेशल राइट्स खत्म कर दिए। फिर कानून के सामने सब बराबर हो गए। एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारा, ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर बनाया और सबसे बड़ा काम, उसने सामंती व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंका। मतलब वो जो जमींदारों और किसानों वाली पुरानी गुलामी की प्रथा थी, वो खत्म। एक मॉडर्न एफिशिएंट स्टेट की नींव रखी गई। अब हुआ ये कि नेपोलियन की सेनाएं जहां जहां गईं, वो ये नए कानून और सुधार अपने साथ ले गई। लेकिन वो एक विजेता, एक आक्रमणकारी के तौर पर भी गईं। इसलिए लोगों का रिएक्शन बहुत मिला जुला था। कुछ जगहों पर लोगों ने उसे एक मुक्तिदाता माना, जिसने पुरानी सड़ी गली व्यवस्था खत्म कर दी। वहीं दूसरी तरफ कई लोगों के लिए वो एक हमलावर था, जिसने भारी टैक्स लगाए, जबरदस्ती लोगों को अपनी सेना में भर्ती किया और उनके देशों पर कब्जा कर लिया। जाहिर है यूरोप के बाकी राजा महाराजा जनता की शक्ति वाले इस नए आइडिया से बुरी तरह घबरा गए थे। उन्हें लगा कि ये आग उनके महलों तक भी पहुंच जाएगी। इसलिए जैसे ही उन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया, उन्होंने इस आइडिया को जड़ से खत्म करने की ठान ली। साल था 1815, जगह वाटरलू। यहां ब्रिटेन, रूस, प्रशिया और ऑस्ट्रिया की मिलीजुली फौजों ने नेपोलियन को आखिरी शिकस्त दी। नेपोलियन का राज खत्म हुआ और जो पुरानी ताकतें थीं, उन्हें लगा कि अब वक्त का पहिया पीछे घुमाने का मौका मिल गया है। नेपोलियन के बाद यूरोप की बड़ी शक्तियों ने वियना में एक मीटिंग की, जिसे वियना कांग्रेस कहते हैं, और इसका लीडर था ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख। देखिए, इनका मकसद सिर्फ जमीनें बांटना नहीं था। इनका असली गोल था फ्रेंच रेवोल्यूशन के असर को खत्म करना। जैसे फ्रांस में पुराने बर्बन राजवंश को वापस गद्दी पर बिठाया गया। फ्रांस के चारों तरफ नए देश बनाए गए ताकि वो दोबारा ताकतवर ना बन पाएं। और सबसे बड़ा काम, उन्होंने एक गठबंधन बनाया ताकि भविष्य में ऐसी कोई भी राष्ट्रवादी क्रांति उठे तो उसे मिलकर कुचल दिया जाए। इस पूरे सिस्टम का मकसद था कंजर्वेटिज्म, यानी रूढ़िवाद को वापस लाना। मतलब एक ऐसा दौर जहां राजा और चर्च की सत्ता ही सब कुछ हो, लोगों की आवाज की कोई कीमत ना हो। इसीलिए प्रेस पर पाबंदियां लगा दी गई और राजशाही की जरा सी भी आलोचना को बर्दाश्त नहीं किया जाता था। लेकिन आप एक आइडिया को कैसे मार सकते हैं? राष्ट्रवाद का विचार इतना ताकतवर था कि वो दबाने से दबा नहीं,
हाँ, वो अंडरग्राउंड जरूर हो गया। और अब इसे जिंदा रखने का बीड़ा उठाया क्रांतिकारियों की एक नई पीढ़ी ने। इनमें से एक बहुत बड़ा नाम था इटली के जूसेप्पे मैज़ीनी का। मैज़ीनी जैसे क्रांतिकारियों का तर्क था कि राष्ट्र कोई इंसानों की बनाई चीज नहीं है। उनका मानना था, जैसा कि उनका ये फेमस कोट कहता है, कि ईश्वर ने ही लोगों को उनकी पहचान दी है उनके देश से, और ये बिखरे हुए लोग जिनकी भाषा और संस्कृति एक है, उन्हें एक होकर एक राष्ट्र बनाने का पूरा हक है। और इस काम के लिए मैज़ीनी और दूसरे क्रांतिकारियों ने सीक्रेट सोसाइटियां बनाईं, जैसे यंग इटली या यंग यूरोप। इन सोसाइटियों में कौन थे? स्टूडेंट्स, मिडिल क्लास के प्रोफेशनल्स, वो सब लोग जो एक नए, आजाद और लोकतांत्रिक यूरोप का सपना देखते थे। ये नेटवर्क इटली, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड सब जगह फैल गया था। और इस राष्ट्रवादी भावना की एक जीती जागती मिसाल थी ग्रीस की आज़ादी की लड़ाई। 1821 में ग्रीस के लोगों ने ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ बगावत कर दी। पूरा यूरोप उनकी तरफ देख रहा था। कवियों ने, कलाकारों ने उनके समर्थन में माहौल बनाया, क्योंकि ग्रीस को यूरोपियन कल्चर का पालना माना जाता था। और आखिरकार 1832 में ग्रीस आज़ाद हुआ। इसने साबित कर दिया कि राष्ट्रवाद की ताकत किसी भी बड़े साम्राज्य को झुका सकती है। लेकिन कहानी में एक मोड़ आया। जैसे जैसे राष्ट्रवाद ताकतवर होता गया, उसका रूप भी बदलने लगा। जो विचार कभी आज़ादी और एकता के लिए था, वो अब धीरे धीरे सरकारी ताकत दिखाने और दूसरे देशों से दुश्मनी करने का एक हथियार बनता जा रहा था। इसे ऐसे समझिए, जो शुरुआती उदार राष्ट्रवाद था, उसका फोकस था लोगों को शक्ति देना, देश के अंदर एकता लाना। लेकिन 19वीं सदी के आखिर तक आते आते ये एक आक्रामक राष्ट्रवाद में बदल गया। अब फोकस देश की शक्ति पर था, दूसरे देशों से कंपटीशन पर था। इस बात पर था कि हमारा देश सबसे सुपीरियर है। जो विचार कभी क्रांतिकारी था, अब वो रूढ़िवादी ताकतों का हथियार बन गया। और इसी आक्रामक राष्ट्रवाद से पैदा हुआ साम्राज्यवाद। मतलब अपने देश को महान बनाने के लिए दूसरे देशों पर कब्जा करो, उनके संसाधनों को लूटो। एक खतरनाक होड़ शुरू हो गई। और इसका सबसे खतरनाक नतीजा बाल्कन के इलाके में दिखा। यहां क्या हो रहा था? एक तरफ ऑटोमन साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था, दूसरी तरफ यहां रहने वाले अलग अलग समूह जैसे सर्ब, ग्रीक, सब अपना अपना देश बनाना चाहते थे। और इन सब के बीच रूस और ऑस्ट्रिया हंगरी जैसी बड़ी ताकतें अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रही थीं। नतीजा एक ऐसा विस्फोटक माहौल, जैसे बारूद का ढेर, जिसमें बस एक चिंगारी लगने की देर थी। तो 1789 में फ्रांस की क्रांति से जो एक आइडिया पैदा हुआ था, उसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन उसकी विरासत दोधारी है। एक तरफ वो लोगों को जोड़ता है, एकता की भावना देता है, तो दूसरी तरफ उसी के नाम पर भयानक संघर्ष भी हुए हैं। और ये सवाल आज भी उतना ही अहम है कि आखिर एक राष्ट्र से जुड़े होने का, एक नागरिक होने का असली मतलब क्या है।